हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस सीडीपी के पार्ट में 20 क्वेश्चंस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए, डांट फटकार कर। ऑप्शन बी, दोषारोपण द्वारा। ऑप्शन सी, अनुबंधन द्वारा। या ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुबंधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने किसका विकास किया, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक स्कूल। ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक स्कूल। ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन। या ऑप्शन डी, लैटिन स्कूल। तो चलिए बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है, हमें यहाँ पर ये बताना है। मीन्स अभी तक जो भी वो निभाते चले आ रहे हैं, जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई, जो करते चले आ रहे हैं, वो आगे भी करते रहे, आगे वाली पीढ़ी भी करती रहे। यहाँ पर हमें ये बताना है कि अगर ऐसी जिम्मेदारी दी गई है तो ये विशिष्टता क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। ऑप्शन बी, जेंडर भूमिका का दबाव। ऑप्शन सी, जेंडर भूमिका की रूढ़िबद्धता। या ऑप्शन डी, जेंडर भूमिका नैदानिकी। चलिए बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर भूमिका की रूढ़िबद्धता। ठीक है, क्योंकि वो रूढ़िबद्धता, चाहे वो सही हो या गलत हो, या उस जिम्मेदारी को दूसरे भी कोई निभा सकता है, लेकिन वहां पर क्या कहा जाता है कि वही करेंगे। मीन्स रूढ़िता है वहां पे, इसलिए जेंडर भूमिका की रूढ़िबद्धता कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी फिल इन द ब्लैंक्स की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो आपको यहाँ पे बताना है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा ब्लूम की टेक्सोनॉमी, वो इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमित व्यवस्था है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, 6pf का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। 6pf का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। ऑप्शन बी, अभिरुचि। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, व्यक्तित्व। ऑप्शन डी, दबाव। 6pf का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जा सकता है। सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव। इन चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। फटाफट बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है। ऑप्शन ए, बुद्धि। ऑप्शन बी, अभिवृत्ति। ऑप्शन सी, मूल्य। या ऑप्शन डी, व्यक्तित्व। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट आप सभी लोग। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अभिवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे हैं, उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है। उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है। ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा। ठीक है, ऑप्शन सी, रुचि। या ऑप्शन डी, बुद्धि। चलिए बताइए इसका आंसर।
तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सृजनात्मकता का। उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता का एक घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी स्पीयरमैन या ऑप्शन डी थर्स्टन। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी नहीं है तो आप इसको डिसलाइक करें। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैटल। ठीक है, तरल मोजेक मॉडल कैटल ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ऑप्शन ए खेल का मैदान, ऑप्शन बी सभागार, ऑप्शन सी घर या ऑप्शन डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता या ऑप्शन डी मानक। चलिए बताइए। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें, फिर उसका आंसर आप दें। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता ही किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, मानसिक स्वास्थ्य और फिल इन द ब्लैंक्स में घनिष्ठ संबंध है। मीन्स आपको बताना है मानसिक स्वास्थ्य और नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से किसमें सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन ए अभिवृत्ति, ऑप्शन बी स्वीकार्यता, ऑप्शन सी बचने या ऑप्शन डी समायोजन। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी रखे गए हैं, जिससे ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन हो। ठीक है, कुछ सिंपल कुछ डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होने से बच्चों का मन जो होता है कि आसानी से लगता है, मीन्स आप सभी लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विकारक, जिन्होंने कहा था कि बुद्धि में दो कारक होते हैं। तो चलिए बताइए, थर्स्टन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या गेने। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। संश्लेषण का उदाहरण है आपको यहाँ पूछ रहा है। संश्लेषण मतलब किसी चीज को बहुत छोटे में करना या एक फिक्स्ड बाउंडेशन होना, एक तरीके से भी बोल सकते हैं हम। तो निबंध लिखना ऑप्शन ए हमारा है, बी भाषण देना, ऑप्शन नंबर सी प्रमेय सिद्ध करना या ऑप्शन डी चित्र रंगना। तो चलिए बताइए कि कौन सा हमारा ऑप्शन संश्लेषण का है। निबंध में हम फ्री होते हैं अपनी भावनाओं को लिखने के लिए, अपनी इच्छाओं को लिखने के लिए, या जो चीज़ें उस टॉपिक से रिलेट करती हैं उस चीज़ों को लिखने के लिए। भाषण में भी हम फ्री होते हैं कि जो टॉपिक हमें दिया गया है या जो टॉपिक हमारा है उसमें हम अपनी बातों को रख सकें, तो भाषण में भी हम फ्री होते हैं। चित्र रंगने में बात की गई, वहाँ पर्टिकुलरली कोई रंग तो आपको बोला नहीं गया, तो आप वहाँ पर रंगों को भी उस चित्र में भरने के लिए फ्री है। सिर्फ प्रमेय सिद्ध करने की बात कर रहा है तो पर्टिकुलरली कोई प्रमेय होगा, उस प्रमेय को
उसका जो नियम होगा, ठीक है, जो रूल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग सिद्ध करेंगे। तो प्रमेय का एक तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं कि बाउंडेशन है, कि जो प्रमेय है जिस तरीके से प्रूव किया जाता है उस तरीके से उसको प्रूव करना है। तो प्रमेय ही हमारा संश्लेषण का क्या होगा, उदाहरण होगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। चलिए बताना है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा किधर होती है, बताना है। ऑप्शन ए सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन सी पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन डी पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। चलिए बताइए इसका आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर जब आपको पता चल जाए तो फिर आप उसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, जैसे जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, तो क्या करता है, पहले अपने सर को उठाता है, फिर उसके बाद पैरों पैरों में थोड़ी बहुत उसकी हरकत स्टार्ट होती है। और शरीर के मध्य से बाहर की ओर बात कर रहा है तो सर को उठाना, फिर उसके बाद वो पूरे हाथ को उठाने की कोशिश करता है, बाद में अपनी अंगुलियों पर एक्टिविटी करता है और क्या करता है, अंगुलियों से जो भी काम होता है उसको कर पाता है। ठीक है, तो सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, इसका ऑप्शन सही होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, हमें ये बतानी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरदायित्व की अनुभूति। ऑप्शन बी ईमानदारी। ऑप्शन सी सहभागिता या ऑप्शन डी आज्ञाकारिता। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आज्ञाकारिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है शारीरिक विकास और वातावरण। बी संज्ञानात्मक विकास और परिपक्वता। ऑप्शन सी सामाजिक विकास और वातावरण या ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास या परिपक्वता। चलिए बताइए इसका ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विकास और वातावरण। जब सामाजिक विकास की अगर बात करें तो अगर वातावरण उसका अच्छा है तभी उसका सामाजिक विकास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उनको क्या सहायता कर सकता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए स्वाधिगम मॉडल। ऑप्शन बी विभेदित निर्देश। ऑप्शन सी पाठचर्चा का विस्तार या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक वर्गीकरण। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वाधिगम मॉडल। ठीक है, स्वाधिगम मॉडल बच्चों की प्रतिभा को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि। ठीक है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ए पद्धति असफल है। बी शिक्षक असफल है। सी पाठ्यपुस्तक असफल है या ऑप्शन डी यह वैयक्तिक असफलता है। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह वैयक्तिक असफलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी प्रश्नावली या ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। प्रयोगात्मक दक्षता का हमें आकलन करना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवलोकन, क्योंकि प्रैक्टिकल की बात कर रहा है तो प्रैक्टिकल तो हम देख करके बता सकते। मान लीजिए कोई बच्चा केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसका क्या रिजल्ट निकला ये तो हम देख करके ही कहेंगे, ठीक है। तो आकलन का यथोचित रूप क्या होगा? अवलोकन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन। बालक की स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 से किशोरावस्था तक या ऑप्शन डी किशोरावस्था में। स्वकेंद्रित मीन्स अपने आप में ही वो बच्चा लीन रहता है। तो चलिए बताइए, जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, सी 7 से किशोरावस्था तक या डी किशोरावस्था में। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक, बिल्कुल सही। तो इसी के साथ हमारा सीडीपी का थर्ड पार्ट समाप्त होता है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सीडीपी के पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर।